हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, हम इतना एक्साइटिंग नए नए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और हमारा अब नया वाला कोर्स शुरू हुआ है, वो है सोशियोलॉजी का। चैप्टर 1 में हमने देखा इन दो चीज़ों को, याद आ रहा है आपको? और साथ साथ हमने देखा कि पूरा जो समाज शास्त्र है वो एक वेब की तरह है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। और इसको समझने के लिए हम चैप्टर 2 में देख रहे हैं कुछ शब्दावली, कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स और उनका कैसे उपयोग होता है। जो पार्ट 1 का वीडियो था, पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया, उसमें था हमने फोकस किया था इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप पर, और जिसका सारांश एक बार देख लो आप। ये 5 पॉइंट पे हमने बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन किया था। अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो आप देख लो। और अब हम आ रहे हैं पार्ट 2 पर, जिस पे हम फोकस करेंगे एक लार्ज सोसाइटी, एक बृहद समाज पर। इसमें हम 4 चीज़ें देखने वाले हैं। ये देखो, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण। ये तो आप मानते हो ना, हर समाज में अलग अलग समूह हैं और सारे समूह के पास अलग अलग पावर हैं, अलग अलग उनकी पोजीशन होती है। तो इससे ना एक हायरार्की बन जाती है, एक स्तरीकरण हो जाता है। तो जिनके पास ज़्यादा अच्छा खासा स्तर है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें भी उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। जैसे एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त होता है, बीमार पड़ते हैं तो एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके स्वास्थ्य सेवाएं ले सकते हैं। जिनका स्तर नीचे है उनको इतनी अच्छी सेवाएं प्राप्त नहीं होती हैं। तो ये स्तरीकरण बनता कैसे है, किस आधार पर बनता है, चलो इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दासत्व या स्लेवरी। अब आप बोलोगे कि मैम आज के ज़माने में भारत मंगलायन, गगनयान, चंद्रायन ये सब चीज़ें कर रहा है और आप बात कर रहे हो, किस ज़माने की बात कर रहे हो, स्लेवरी? आज ही के भारत में बंधुआ मजदूर भी होते हैं। इनके बाप दादा ने पता नहीं कब कितने साल पहले कुछ कर्जा लिया था, जब पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रही है, पर वो कर्जा उतरता ही नहीं है। यह क्या पॉसिबल है? पर भारत में ये भी पॉसिबल हो तो रहा है। तो एक बताओ, एक बंधुआ मजदूर और उसके मालिक, उन दोनों के स्तर में फ़र्क नहीं होगा? कितनी असमानता होगी दोनों में, सोच के बताओ तो ज़रा। समझ गए आप इसको, दासत्व का? अच्छा, अब डिफरेंसेस आती हैं, इनइक्वालिटी जो असमानता आती है वो आती है जाति के वजह से, कास्ट के वजह से। हम सब भारत में रहते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो कि भारत में जाति का क्या रोल होता है। पैदा होते ही आपकी जाति आपको मिल जाती है, इस पर आपका कोई हाथ नहीं है। और भारत में ये भी कहते हैं कि अलग अलग जातियों का अलग अलग पोजीशन होता है। देख रहे हो आप इसको? और जब पूछा जाता है कि आपकी जाति उसके जाति से क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या है कि आपकी जाति ज़्यादा पवित्र है या कम पवित्र है, इसी तरह बताया जाता था। आप कहोगे आज की दुनिया में ये सब नहीं लगता है। वो तो ठीक है, पर शादी ब्याह का टाइम आ जाए तो बिल्कुल लगना शुरू हो जाता है। पहले ही लोग पूछते हैं जाति क्या है, किसने बाहर वाली जाति से, तो पता नहीं क्या हंगामा होता है। कभी कभी तो ये भी हो जाता है। ऑनर किलिंग तो आप सुनते ही हो, हमेशा आता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जाति की वजह से है ना। जाति असमानता क्रिएट करती है, स्ट्रैटिफिकेशन करती है, स्तरीकरण कर देती है, कौन ऊपर जाति पवित्र है, कौन पवित्र नहीं है। अब हम देखेंगे क्लास या वर्ग, ये जाति से डिफरेंट है, इसको समझो। समाज में जो वर्ग होते हैं ये डिपेंड करता है आपके आर्थिक शक्ति, आपकी वेल्थ, आपके जो राजनीतिक पॉलिटिकल पावर और आपकी प्रतिष्ठा या स्टेटस पर, इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो इस पर बनता है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। आधुनिक जीवन, मॉडर्न लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब एफर्ट करो, तो अपने बलबूते पर आप एक नीचे वाले क्लास से ऊपर वाले वर्ग तक जा सकते हो। पुराने समाज में क्या होता था, ऐसे बनाया गया था समाज कि जो ऊपर वाली जाति थे वो ऊपर वाले वर्ग में भी थे, जो मिडिल जाति मिडिल वर्ग, और जो नीचे वाले जाति थे उनको निम्न वर्ग में हमेशा रखा गया था। तो ये तो जातिवाद पुराने समाज की बात थी। आधुनिक समाज में इसको आप बदल सकते, अपने जाति को तो नहीं बदल सकते, पर अपने वर्ग को आप ज़रूर बदल सकते हो। इसको आप समझ गए हो ना? अगर आप समझ गए हो तो एक एग्जाम्पल से आप किसी दोस्त को इसको समझाओ। आगे बढ़ते हैं हम, और हम अब देखेंगे परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति, नॉट परिस्थिति। परिस्थिति का मतलब है सिचुएशन और परिस्थिति का मतलब है स्टेटस। स्टेटस यानी कि समाज में आपकी पोजीशन कहाँ पे है, उस पोजीशन के साथ कौन से अधिकार हैं और कौन से कर्तव्य हैं। और भूमिका, ये परिस्थिति से बहुत क्लोज है, एकदम जुड़ा ही हुआ है। भूमिका का मतलब होता है रोल। रोल यानी कि आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हो, आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे अपनी परिस्थिति को निभाते हो, भूमिका को निभाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, एक लड़की को ले लो, उससे कहा जाता है अब आप स्कूल स्टूडेंट हो, आप एक लड़की हो, आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं, ऐसी बातें करनी है, ऐसी चीज़ें सीखनी हैं। और जब आप बोलोगे क्यों हम दूसरे, क्योंकि आप लड़की हो, ये आपका पोजीशन है, ये आपका स्टेटस है और आपको अपनी भूमिका निभानी है।
चलो, आपकी शादी हो जाती है। शादी होते ही आपको बताया जाता है अब आपकी स्तर, आपका जो परिस्थिति है ये बदल गया है। आपको समाज में आप एक घर की बहू बन गई हो, एक घर की स्त्री बन गई हो, तो यहाँ आपको अलग तरीके से अपना जीवन जीना है, आपकी भूमिका अलग हो जाएगी। और जैसे ही वो लड़की माँ बन जाती है, उसको बोला जाता है कि तुम्हारी जीवन तो एकदम बदल गई, तुम्हारा स्तर दूसरा हो गया, तुम्हारा स्टेटस दूसरा हो गया, और इसके साथ तुम्हारी भूमिका भी अलग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। एक शिशु को आपको बड़ा करना है, तो इसमें हर भूमिका के साथ ना अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं। और कई बार क्या होता है, कुछ जिम्मेदारियों में संघर्ष भी हो जाता है। ये देखो, भूमिका में संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये तो साथ साथ माँ हैं, साथ साथ ऑफिस में एक एग्जीक्यूटिव हैं, साथ साथ घर का पूरा संभालती हैं, सब कुछ करने में इतनी सारी भूमिकाएं निभाती हैं, तो इनका तो कैसे करती होंगी, सोचो ज़रा। ये भी बात है कि एक व्यक्ति एक ही टाइम पे कई परिस्थिति ग्रहण कर लेता है। अलग अलग टाइम पे तो करता ही है, एक ही टाइम पे भी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप स्टूडेंट हो, जब आप दुकान में जाते हो आप एक ग्राहक बन जाते हो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो आप एक पेशेंट बन जाते हो, ठीक है ना। और आप अलग अलग, जैसे अलग अलग सिचुएशन में जाते हो, अलग अलग रोल प्ले आप करते हो, फिर वहाँ पे आप अलग अलग तरीके से बिहेव करते हो। सही है, समझ गया इसको आप, परिस्थिति के बारे में, स्टेटस और रोल के बारे में। चलो, अब हम फिर देखते हैं परिस्थिति कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। नंबर 1 को हम कहते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस या प्रदत्त परिस्थिति। इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, जहाँ जिस घर में आप पैदा हुए वही आपकी परिस्थिति, वही आपकी सामाजिक स्थिति बन जाती है। इस बच्चे को देखो और इस बच्चे को देखो, पैदा होते ही दोनों को अपनी अपनी परिस्थिति मिल गई, एस्क्राइब्ड स्टेटस हो गया। इनका तो हाथ इसमें कुछ था ही नहीं। तो इसके एस्क्राइब्ड स्टेटस का बेसिस क्या होता है? आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी, एज, कास्ट, रेस और किनशिप। तो सरल परंपरागत समाज जो है, सिंपल ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है, उसमें ये एस्क्राइब्ड स्टेटस या प्रदत्त परिस्थिति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आधुनिक समाज में ऑपोजिट। आधुनिक समाज कहता है कि जन्म तो आपका कहीं भी हुआ हो, पर आपने जो स्टेटस है उसको आपने कमाया क्या है, कि यानी कि आपने अपनी क्षमता से, अपनी इच्छा से, अपने मेहनत से, अपने गुणों से आपने अपनी क्या पोजीशन प्राप्त किया है। तो अर्जित परिस्थिति का आधार क्या होता है कि आपने अपने मेहनत से अपना आय बढ़ाया, आपने अपनी शिक्षा को बढ़ाई, आपने अपनी कुशलता, अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाया, इससे आपकी अचीव स्टेटस, इसी को आपका अचीव स्टेटस कहते हैं। तो आप इसको समझ गए हो, अर्जित परिस्थिति, अचीव स्टेटस, और जो दूसरा था आपके पास जो आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस था, इन दोनों का डिफरेंस आप समझ गए हो। एक और 2 टर्म हम और देखेंगे जिसको हम कहते हैं परिस्थिति और प्रतिष्ठा। परिस्थिति तो है आपका स्टेटस, और प्रतिष्ठा है कि उस स्टेटस का कितना प्रेस्टीज है। प्रेस्टीज समझते हो ना? प्रेस्टीज यानी कि लोग उसको कितना मूल्य देते हैं, जितना आपका ज़्यादा मूल्य मिलता है उतना आपका स्टेटस बढ़ता है। तो प्रतिष्ठा के आधार पर परिस्थिति को ऊपर या नीचे का दर्जा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखो, इनको आप पहचानते हो ना, डॉक्टर साहब, ठीक है, और इनको देखो, दवाई की दुकान। दवाई के दुकान वाले शायद डॉक्टर साहब का 3 गुना कमाते हो, पर जब स्टेटस की बात करेंगे, किसका स्टेटस ऊपर है, किसका स्टेटस उससे कम है, आप खुद ही बताओ। समझ गए ना इसको? अब आप आगे देखो, समाज और सामाजिक नियंत्रण, ये जो इतनी सारी हमने बताई क्वालिटीज़ एंड फीचर्स, ये सब अब एक साथ आती हैं। समाज इन सब को एक साथ यूज़ करता है सोसाइटी के लोगों पर कंट्रोल रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए। जो हमारी सोशल एक्शंस हैं, जो सोशल रणनीतियाँ हैं समाज की, उससे समाज इंडिविजुअल का, व्यक्ति का या समूह का व्यवहार को कंट्रोल करता है। तो समाज में ना, हमने लास्ट वीडियो में देखा था 2 तरह के सिद्धांत थे। एक था संघर्ष सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थियोरी, जो कहता था समाज असमानताओं से भरपूर है, संसाधनों के लिए लोग दिन रात मारपीट कर रहे हैं और समाज बदलता रहता है। और दूसरा था फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, जो कहता था समाज में तालमेल है, लोग अपने अपने कार्य करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ करते हैं, और इससे समाज में एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी है। ठीक है ना? तो प्रकार्यवाद कहता है, फंक्शनलिज्म कहता है कि सोशल कंट्रोल कैसे होगा। सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ वैल्यूज़ और कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ मूल्य और मानक रखी गई हैं, और समाज बल प्रयोग करके व्यक्ति और समूह को ये सारी वैल्यूज़ और मूल्य इनको मनवाते हैं। जो इन्फोर्स करते हैं, इन बिहेवियर्स को फोर्स से करते हैं। कैसे करते फोर्स कैसे लगाते हैं? गर्दन पकड़ के करते हैं? नहीं। एक तो होता है फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल,
यानी कि औपचारिक साधन जो है कानून और राज्य। हम कहते हैं ना, देखो भैया कानून का राज है, आप जो मर्जी नहीं कर सकते, कानून को फॉलो करना पड़ेगा, आपके लिए भी कानून है, हमारे लिए भी वही कानून है, हम कहते हैं ना। तो ये है कि समाज जो 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 ये नियम नहीं मान के आपको कुछ अलग काम करवाना चाह रहे हैं, आप उसको कानून दिखा सकते हैं, ये फॉर्मल मैकेनिज़्म है। और होते हैं कई सारे इनफॉर्मल मैकेनिज़्म। इनफॉर्मल मैकेनिज़्म है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड। अच्छा व्यवहार कोई करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार मतलब उसको बड़ी इज्जत मिलती है, लोग उससे पूछते हैं आप बताओ क्या किया जाए, आपके विचार हम लेना चाहते हैं, तो उसको बड़ा सारा प्रेस्टीज मिल जाता है, तो इससे वो बढ़ता है समाज में, उसकी स्टेटस बढ़ती है समाज में, तो ये तो है पुरस्कार। और अगर कोई मानता नहीं है तो उस पर नेगेटिव कंट्रोल भी दिया जाता है। कैसे? पहले तो लोग उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, उसके पीठ पीछे बात करते हैं, उसको बहुत बुरा लगने लगता है, तो ये तो उसके दंड के समान ही हुआ ना। और होता है सामाजिक बहिष्कार, सोशल एक्सक्लूजन, शादी ब्याह में बुलाते नहीं हैं, एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं लोग, सोशल रिश्ता उसके साथ नहीं रखते हैं, वो तो एकदम एक साइड पे अकेला हो जाता है, ये भी बहुत बड़ा दंड माना जाता है। और सबसे बड़ा दंड है बाल मुड़वा देते हैं, ऑनर किलिंग कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, ये तो बहुत बड़ा दंड हो जाता है। तो ये सारे दंड क्यों दिए जाते हैं, सोसाइटी क्यों देती है ये सारे दंड? ताकि लोग जो नियम कानून बनाए गए हैं समाज के उससे विचलित न हो जाए, वो डिविएंट न हो जाए वहाँ से। तो समाज ने, हमने अभी देखा ना, समाज ने कुछ क्रियाएं डाली हैं जो जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, तो समाज के सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, आप इस मूल्यों को फॉलो नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो जो नहीं फॉलो करता है वो डिविएंट होता है या विचलित होता है। और संघर्ष सिद्धांत, अभी तक तो हम फंक्शनलिज्म की बात कर रहे थे, अब हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को देखते हैं। संघर्ष सिद्धांत कहता है कि फंक्शनलिज्म एक ग्रुप का पावर इतना बढ़ा देता है कि वो दूसरे लोगों के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, वो दूसरे लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या बिहेव करना है, क्या नहीं करना है। तो इससे तो इनइक्वालिटी और बढ़ गई, दूसरे लोगों का कोई राय ही नहीं है, उनकी कोई वॉइस ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं बता सकते, तो कुछ कम अल्पसंख्यक लोग दूसरों पे राज करने लगते हैं। ये क्या हुआ? तो ये विचलन जो होता है, डिविएंस जो होता है, ये चैलेंज करता है इस वैल्यू को, इस स्टैंडर्ड को, सोसाइटी को चैलेंज करता है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो ये सही तरीका नहीं है, हम दूसरा नए तरीके चाहिए हमें। और जब ये चैलेंज बार बार होता रहता है, धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आना शुरू हो जाता है। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने ये 4 चीज़ें देखी, इसको आप समझ गए हो ना? और जहाँ जहाँ आप, जैसे हमने एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताया, बिल्कुल इसी तरीके से आप एग्जाम्पल के साथ आंसर लिखना। आई प्रॉमिस यू आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलने वाले हैं। तो पार्ट 1 को भी देख लेना और पार्ट 2 भी, इन दोनों को एक साथ देखोगे, पूरा चैप्टर एकदम क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।